ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हमने अभी फिजिक्स की 2 क्लास कंप्लीट की हैं, ठीक है ना। हमने अभी तक फिजिक्स की 2 क्लास कंप्लीट की हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक परिचय यानी सामान्य परिचय, और दूसरी क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मापन यानी कह सकते हैं हम मेजरमेंट के अंदर। मेजरमेंट के अंदर हमने अदिश राशियां और सदिश राशियों के बारे में थोड़ा सा देखा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मापन या मात्रक के आधार पर राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान से सुनना, मापन या मात्रक के आधार पर राशियां 3 प्रकार की होती है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो मूल राशियां है ना, जो मूल राशियां होती है उन्हें हम कहते हैं कि जो स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र। हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होती। अगर किसी पर डिपेंड नहीं होती तो उन राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे मान लो कि लंबाई है, लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई है ना पहली, दूसरी क्या है समय, तीसरा क्या है ताप, ठीक है, चौथा क्या है द्रव्यमान, और पांचवा क्या है विद्युत धारा, और छठा क्या है ज्योति तीव्रता, और सातवां क्या है पदार्थ की मात्रा। तो याद रखना, लंबाई को एल से दर्शाते हैं, कैपिटल एल, समय को टी से, ताप को थीटा से, द्रव्यमान को एम से, विद्युत धारा को आई से, ज्योति तीव्रता को आई वी से, क्योंकि इसको इंग्लिश में इंटेंसिटी है ना। और ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है बताओ, तीव्रता। ज्योति को क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बोलते हैं ना, और ज्योति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बोलते हैं और तीव्रता को इंटेंसिटी बोलते हैं, इसलिए इसको आई एल भी लिख सकते हैं। पदार्थ की मात्रा को स्मॉल एन से दर्शाया जाएगा, कैपिटल से नहीं, स्मॉल एन से। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, याद रखें मीटर। मीटर को स्मॉल एम से दर्शाया जा रहा है। सेकंड समय का मात्रक है, इसको स्मॉल एस से। ताप का मात्रक केल्विन को कैसे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम को केजी से, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर को ऐसे, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला को सीडी से, और पदार्थ की मात्रा मोल को स्मॉल एम ओ एल से। याद रखें, मूल राशियां उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और याद रखें, मूल राशियों से मूल मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मूल राशियों से मूल मात्रक। अगर मूल राशियों को हम इंग्लिश में अगर कहें तो कह सकते हैं कि एक तरीके से ये क्या है, बेसिक क्वांटिटीज है। क्या है? बेसिक क्वांटिटीज है। और बेसिक क्वांटिटीज जो होती हैं इनको मूल राशियां कहते हैं। राशि का मतलब क्या होगा, एक तरीके से मान लो 5, 10, 15, 20। मैंने कहा आपसे कि 10, 20, 30, 40 लंबाई कितनी है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो लंबाई को मापेंगे किसमें, मीटर मापेंगे कि कितनी मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 10 है, 20 है, 30 है, तो कितने मीटर है। तो मूल राशियों से मूल मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। मात्रक किन्हें कहते हैं, जो मापने के लिए काम में मापने के लिए जो काम आते हैं वो क्या है, मात्रक है। अगर मैं मात्रक को इंग्लिश में कहूं तो मैं यूनिट कहूंगा। क्या कहूंगा? लंबाई 10, 20, 30 कुछ भी हो सकती है, लेकिन किस में है, ये मीटर में है। तो ये क्या है इनकी बताओ, ये तो हो गई राशियां, ये तो क्या हो गई राशियां, और ये क्या हो गए इनके मात्रक हो गए। तो ये राशियां हैं और ये क्या है, समझ में आया ना, राशि और मात्रक क्या है। यानी ये आपकी क्वांटिटीज हैं और ये क्या है, इनके यूनिट्स हैं। लंबाई को किस यूनिट में, लंबाई की यूनिट क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं, याद रखना है, और 7 ही क्या होती है, मूल राशियां। समझ में आ गया ना। अब उसके बाद बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। किसकी बात करते हैं, व्युत्पन्न राशियों की। ध्यान से सुनना, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। वे मात्रक या वे राशियां जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताओ, उन्हें व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। याद रखना है आपको। जैसे मैंने बात करी किसकी, क्षेत्रफल की। किसकी बात करी, क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, यानी लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। आयतन को क्या कह सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, यही तो होता है आयतन। तो ये मीटर क्यूब हो गया, यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी क्या कह सकते हैं भाई, लंबाई दोनों लंबाई है, मीटर स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। बल का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका बल का मात्रक होता है, क्योंकि बल का मात्रक हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका ही आया। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन भी होता है, अभी हमने बात नहीं की न्यूटन की। लेकिन आप त्वरण को देखो, इसका क्या होता है,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, कैसे होता है ये बताऊंगा। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, कैसे होता है इनकी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात तो आपको ये तो समझ में आ गई होगी कि व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियों से क्या प्राप्त होता है, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल क्या है बताओ, व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न राशि सॉरी है। क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद तीसरी की बात करते हैं। देखो मूल राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, है ना, यानी जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, और व्युत्पन्न राशियां सॉरी मूल राशि जो स्वतंत्र होती हैं, व्युत्पन्न राशियां जो किसी पर स्वतंत्र यानी जो किसी न किसी पर क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। और मूल राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती यानी खुद पर डिपेंड होती है, और ये खुद पर डिपेंड नहीं होती। समझ में आया ना बात, ध्यान से देख लेना, कभी गलत बोल दिया हो। मूल राशि तो खुद पर क्या होती है, डिपेंड। व्युत्पन्न राशि तो खुद पर डिपेंड नहीं होती, किस पर डिपेंड होती है, मूल राशियों पर। उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशि से मात्रक निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। अब ध्यान से सुनना, आपने ये सीख लिया। उसके बाद बात करते हैं किसकी, पूरक राशियों की। पूरक राशियां न तो किसी पर डिपेंड होती हैं और न ही वो खुद डिपेंड होती हैं, न किसी दूसरे पर डिपेंड ना खुद पर डिपेंड। उन्हें क्या कहते हैं बताओ, पूरक राशि। यानी सप्लीमेंट्री का मतलब आपने सुना होगा, सप्लीमेंट्री ना तो पास हुआ ना ही फेल हुआ, बीच में अटक गया, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, पूरक राशियां। समझ में आ गई होंगी। पहली राशि क्या है, इसमें समतल कोण है, पहली राशि क्या है, और दूसरी राशि क्या है, इनके मात्रक क्या है, रेडियन, और इसका क्या है, ध्यान रखना, रेडियन को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, और घन कोण को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एस और स्मॉल आर। कहीं कहीं पर इसको एस और आर से भी डिनोट किया जाता है। समतल कोण की अगर हम बात करें ना, समतल कोण की बात करें तो याद रखना एक सर्किल है, और एक सर्किल कैसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम एक बॉल की बात करें, है ना, एक बॉल की बात करें तो वो क्या है, चारों तरफ घूम सकती है, लेकिन एक सर्किल नहीं घूम सकता। तो याद रखना, जो समतल कोण होता है वो क्या होता है, उसका मात्रक रेडियन होता है। और एक रेडियन किसको कहते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या यही है ना, और एक वृत्त की त्रिज्या ये मान ली। तो ये जो जितना चाप है ना, पहिए वाला चाप, इसको क्या बोलते हैं, एक रेडियन बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसे ही इसके अंदर कितने रेडियन हो जाएंगे बताओ, इसके अंदर पूरा देखो सर्किल के अंदर दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याएं इसके अंदर, ये नहीं होकर। और ये जो है ना, ये इसको एक पाई बोलते हैं, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। इस पाई का मतलब होता है एक रेडियन। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो एक रेडियन का मतलब होता है, एक पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और पाई किसमें है, रेडियन में है। क्लियर नहीं बात। उसके बाद ध्यान से सुनना, एक रेडियन होता क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, यानी एक ये चाप ही तो है, एक तरीके से चाप ही तो है, चाप के केंद्र पर अंतरित। तो केंद्र पर ही तो अंतरित है, यहां से एक त्रिज्या, एक त्रिज्या, वृत्त के केंद्र पर क्या होता है, अंतरित करता है। और एक घनकोण क्या होता है, एक सर्किल नहीं है, एक गोला बना दिया मैंने, गोला ऐसा बनता है, उसको हम काट सकते हैं। ध्यान से सुनना, यह हाफ गोला बना दिया, दो गोले बना दिए मैंने, एक तो गोला ऊपर है ना, और एक गोला क्या है यहाँ पर नीचे, जब दोनों जुड़ेंगे जोड़ सकते हैं। एक तरीके से तरबूज की अगर हम बात करें तो उसको हम ऐसे काट सकते हैं। और ये जो होता है ना, इसकी अगर हम बात करें, जो गोले के केंद्र पर या पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब इनका ये एक पूरा पृष्ठ है ये, ठीक है, ये भी एक पूरा पृष्ठ है, ठीक है। तो वक्र भाग गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक घनकोण कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने बात किसकी की है, कल हमने बात की थी अदिश और सदिश राशियां, ये किसके आधार पर थी, दिशा और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के आधार पर। और आज है सेकंड, मापन या मात्रक के आधार पर। तीन प्रकार की राशियां हैं और तीन प्रकार के ही मात्रक हैं। मूल राशियों की बात करें तो खुद स्वतंत्र होते हैं, व्युत्पन्न राशियां मूल मात्रक पर डिपेंड होती हैं, और पूरक राशियां किसी पर डिपेंड नहीं होती, ये पूरक मात्रक है। तो तीन चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। इनकी अगर हम बात कर रहे हैं, ये मूल राशियां हैं, इनके ये मात्रक है, इनकी ये मूल राशियां हैं, ये क्या है, इनके मात्रक है, इनकी ये क्या है, एक तरीके से पूरक राशियां हैं, ये क्या है, पूरक मात्रक हैं। ये क्या है, व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ गया। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, यहां तक आप नोट कर सकते हैं। मेजरमेंट में देखना आप कितने प्रकार की देखो सिस्टम होते हैं मापने के लिए। तो चार पद्धतियां प्रचलित हैं। कितनी पद्धतियां हैं, चार सिस्टम है इसके, मतलब कितने सिस्टम है, चार सिस्टम,
4 पद्धति है मापने की। कितनी पद्धति है? ध्यान से सुनना पहले एक बार। पहली पद्धति है सीजीएस। पहली पद्धति क्या है? दूसरी क्या है? एफपीएस। और तीसरी क्या है? एमकेएस। चौथी क्या है? एसआई, जो किससे रिलेटेड है? एमकेएस से। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म सीखते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म सीखते हैं। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और जी का मतलब क्या है? ग्राम, और एस का मतलब क्या है? सेकंड। इसका मतलब क्या है? फुट, पाउंड, और एस का मतलब क्या है? सेकंड। एम का इसका मतलब क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। क्लियर है? और एसआई का पूरा नाम क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसको हिंदी में याद रखने की जरूरत है क्या? इंटरनेशनल, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, सिस्टम का मतलब पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये क्यों बनाई गई ये मैं आपके अभी बताऊंगा आपको। और सीजीएस क्यों बनाई गई ये भी बताऊंगा। देखो सीजीएस पहली क्या है? सीजीएस। दूसरी क्या है? एफपीएस। और तीसरी क्या है? एमकेएस। और चौथी क्या है? एसआई। चौथी क्या है? एसआई। आप मुझे बताओ कि सीजीएस पद्धति जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, देखो ध्यान से सुनना, बात करें सीजीएस की। सीजीएस को क्या बोलते हैं? फ्रांस से शुरू हुई थी। ये कहां से शुरू हुई थी? फ्रांस से। तो इसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम या मीट्रिक सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। और दूसरी बात अभी मैंने आपको बताई, इसको क्या कहते हैं? क्योंकि फ्रांस से शुरू हुई थी, फ्रांस। और उसके बाद इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति भी, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसके दो नाम हो गए। कितने नाम हो गए? फ्रेंच पद्धति, फ्रांस से शुरू हुई, और इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। याद रखना 3 चीज आती है इसके अंदर। कितनी चीज आती है? ये सेंटीमीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? सेंटीमीटर। बताओ बताओ बताओ, सेंटीमीटर क्या है? लंबाई का मात्रक है ना। तो देखना ध्यान से, लंबाई को किसे मापेंगे अपन? लंबाई को किसे मापेंगे? सेंटीमीटर में। किसे मापेंगे? और समय वजन को किसे मापेंगे? वजन को तो हम किलो में मापते हैं, लेकिन हम यहाँ पर द्रव्यमान लिखेंगे। किस क्या लिखेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसे मापेंगे बताओ? ग्राम में। और समय को किसे मापेंगे? सेकंड में। किसे मापेंगे? सेकंड में। तो ऐसी पद्धति जिस लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में अगर हम मापें तो ऐसी पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं, या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ, बता दो। कोई दिक्कत है किसमें? बता दो कोई अगर दिक्कत हो तो। आगे समझ में। दूसरी पद्धति की बात करते हैं। एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं? इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। और क्या कहते हैं इसको? बताओ। ब्रिटिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी पद्धति। ब्रिटिश का मतलब क्या है? ये अंग्रेजों के जमाने की पद्धति थी। ठीक है, अभी भी इसमें अमेरिका सहित कई देशों में इसका यूज होता है। लेकिन याद रखना, किसको? लंबाई को किसे मापेंगे हम? फुट में मापेंगे। किसे मापेंगे? फुट में। फीट और फुट अलग आता है कि बताओ? बताओ। फुट और फीट। गहराई की बात करते हैं तो क्या आता है? फीट आता है। कितने फीट गहराई है? फीट। और फुट की अगर बात करें, लंबाई की बात करते हैं तो क्या आता है? फुट आता है ना। बात करेंगे इसकी भी। लंबाई की बात फुट में, और द्रव्यमान की बात किसमें? पाउंड में। जिसमें द्रव्यमान मापते थे ना, वो किस मापते थे? पाउंड में। और समय का मात्रक क्या है? देखो यहां पर सेकंड। तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को किसमें मापते हैं? फुट में। द्रव्यमान को किसमें? पाउंड में। समय को किसमें? ऐसी पद्धति को
एफपीएस पत्ती या अंग्रेजी या ब्रिटिश पत्ती भी कहा जाता है। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप बता सकते हो, बता दो। समझ में आ गई दोनों पत्ती? तीसरी पत्ती की हम बात कर रहे हैं। तीसरी पत्ती में देखना एमकेएस का मतलब क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो देखना लंबाई को किसमें है? लंबाई को किसमें है? मीटर में। और द्रव्यमान को किसमें है? किलोग्राम में। और समय को किसमें? सेकंड में। अगर हम मापें तो ऐसी पत्ती को क्या कहते हैं बताओ? ऐसी पत्ती को हम क्या कहेंगे बताओ? एमकेएस पत्ती नहीं, एमकेएस पत्ती कहेंगे। अब जो ये पत्ती है ना एसआई, याद रखना एसआई पत्ती एमकेएस से रिलेटेड है। एसआई पत्ती क्या है? एमकेएस से रिलेटेड। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। से एक एग्जांपल को जैसे मैंने आप बात की, एक मान लो एक ये क्या है, एक बात की किसकी? मैंने बल की बात की। किसकी बात की? मैं आपको बल से समझा रहा हूं। वैसे बल की हम बात करेंगे पूरी कंप्लीट, लेकिन एसआई पत्ती को मैं आपको समझा रहा हूं कि ये होती क्या है। ध्यान से सुनना। बल बराबर होता है ना, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बल को इंग्लिश में? और फोर्स का मतलब होता है मा। क्या होता है? मा। तो ये फोर्स होता क्या है? वैसे हम बात करेंगे इसकी पूरी तरीके से कि जो ये है ना, ये एम क्या है? द्रव्यमान है। एम क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान। और इनटू में ए क्या है यहाँ पर? त्वरण। तो आप याद रखना जो एफ बराबर है ना, ये द्रव्यमान इनटू त्वरण है। तो याद रखें कि यहां पर जो ये बल है ना, इसका मात्रक जो होता है ना, वो ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वो मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? आपने सुना होगा ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। तो याद रखें कैसे होता है न्यूटन। द्रव्यमान को किसे मापेंगे हम? किलोग्राम में। किसे मापेंगे? किलोग्राम में। किसे मापेंगे? और जो त्वरण है ना, त्वरण क्या होता है? समझ लो आप त्वरण को। क्या होता है त्वरण? यहां पर बता रहा हूं मैं त्वरण क्या होता है। ध्यान से सुनना। त्वरण, मैं यहां इस पॉइंट पर खड़ा था और मैंने आपको बताया था वेग के बारे में। क्या बताया था? बताया था वेग के बारे में। वेग सदिश है, अदिश है? सदिश राशि है वेग। क्या है? इसको यहां पर फिक्स चलना है 100 किलोमीटर, या मैं आपसे कह दूं 100 मीटर चलना है। चलो कितना मीटर चलना है? ये यहां पर खड़ा था तो क्या यहां पर इसने कुछ चला के? ये बताओ। ये तो याद रखना u और v, बात कर रहा हूं u और v। ये यहां पर खड़ा था तो इसने कोई दूरी तय की? यहां पर नहीं की, लेकिन यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करके गया? ये 100 मीटर दूरी तय करके गया। तो ये प्रारंभिक विस्थापन हमेशा 0 होता है। याद रखना हमेशा, क्योंकि चला ही नहीं है। तो विस्थापन का मतलब तो होता है ना यही, विस्थापन बटा समय। अरे भाई वेग क्या है यहाँ पर? इसने कोई वेग तय किया क्या? तो प्रारंभिक वेग क्या था? तो प्रारंभिक वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय। वेग का विस्थापन बटा में समय, तो प्रारंभिक वेग का प्रारंभिक विस्थापन बटा में समय। तो वेग इसने कोई मतलब कि यहाँ पर दूरी तय की, विस्थापन कोई तय किया? तो विस्थापन 0 था, तो 0 में समय का भाग देंगे, कितना ही टाइम लग जाए आपको, यहाँ खड़े तो 0 ही आएगा। आपने यहां से यहां तक चलकर कोई दूरी तय की, कितनी तय की? तो विस्थापन तय किया ना आपने 100 मीटर, और कितने समय में तय किया? मान लो कि आपने 20 मीटर सेकंड में तय किया, तो मीटर पर सेकंड तो क्या है? विस्थापन का वो है, और 20 को काट दो 5, तो 5 मीटर पर सेकंड क्या है? ये अंतिम विस्थापन है। तो अंतिम विस्थापन 5, प्रारंभिक विस्थापन 0, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? तो याद रखना प्रारंभिक विस्थापन 0, अंतिम विस्थापन कितना था? 100 था। आप 100 मान लो इसको। कितना था? 100। और अंतिम विस्थापन में से प्रारंभिक विस्थापन घटाओ, घटा दिया आपने, और बटा में एक टी और आएगा। तो ये क्या है ऊपर वाला? तो ये वेग ही आएगा ना। आपने 100 में से देखो 0 घटाया था, मतलब 5 आया था, तो 5 मीटर पर सेकंड आया था ना। तो वेग क्या है? विस्थापन है एक तरीके से ये। तो ये वेग का डिफरेंस हो गया, वेग में अंतर, वेग में परिवर्तन हो गया ना। वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन हुआ तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, वो भी तो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो वेग मीटर पर सेकंड में है, और एक समय ये हो रहा है तो इसका भी तो एक इसका घट जाएगा, एक जुड़ जाएगा इसमें सेकंड, क्योंकि समय को सेकंड में मापते हैं। तो मीटर पर सेकंड इसका हो गया वेग का मात्रक। तो सॉरी, इसका त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। इसी बात को आप क्या बोलते हैं? इसी बात को आप कह सकते हैं 1 न्यूटन। तो बताओ ये बात आपको समझ में आएगी नहीं आई? तो बल का ऐसा ही मात्रक 1 न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? याद रखें, अगर मैं किलोग्राम को किसे मापूं? ग्राम में। किसे मापूं?
और मीटर को किसे मापूं, सेंटीमीटर में, और समय को किसे मापूं, सेकंड स्क्वायर में। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। ये चीजें आपको आगे चलकर क्लियर होंगी, डाइन, ठीक है। ये डाइन को क्या बोलते हैं, ऐसे ही आपकी धीरे धीरे क्या है सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने आपको एसआई सिस्टम ऑफ इंटरसेल बताया, एसआई पत्ती कहां से बताओ निकली है, इनसे तो निकली है। देखो किलोग्राम, देखो मीटर, देखो सेकंड स्क्वायर। तो एसआई पत्ती में तो इसका मात्रक न्यूटन होता है ना, तो ये कहां से आई बताओ, एमकेएस पत्ती से तो आई है। तो एमकेएस पत्ती को याद, इसको एसआई पत्ती को याद रखना है। यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी। अंतरराष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन, अंतरराष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन 1971 में क्या की गई थी, स्वीकार की गई थी। और याद रखना ये पद्धति इसलिए स्वीकार की गई थी कि जो अंग्रेज थे ना, कुछ अंग्रेज, कुछ देश इसको जानते थे, इसको नहीं जानते, कुछ देश इसको जानते थे, इसको नहीं जानते, कुछ देश इसको जानते थे, इन दोनों को नहीं जानते। उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसी पद्धति, ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि सब लोग सभी को जाने। तो उन्होंने क्या है, एसआई बना दी, एसआई सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बना दी जिसको सब लोग जानने लग गए। अब एक न्यूटन की अगर बात करें ना, तो एक न्यूटन को सब जानते हैं, ठीक है ना। तो बात यहां तक समझ में आ गई होगी। तो आपकी 4 मेजरमेंट होती हैं, कौन कौन सी, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, और लास्ट क्या है, एसआई। लास्ट क्या है, एसआई। अब आगे इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, माप तोल का अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो कहां स्थित है, अंतरराष्ट्रीय माप तोल का अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो सेवरस में स्थित है। कहां पर स्थित है, सेवरेस एक देश है, फ्रांस के सेवरेस में। तो अंतरराष्ट्रीय कौन सा, यहां लिख सकते हो आप नीचे, अंतरराष्ट्रीय माप तोल का, माप तोल का अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो कहां स्थित है, ध्यान रखना आप, ये फ्रांस के सेवरस में स्थित है। कहां पर, सेवरेस एक जगह है, सेवरेस एक जगह है, वहां पर ये स्थित है। समझ में आ गई। माप तोल का अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो कहां स्थित है, फ्रांस के सेवरेस में स्थित है। उसके बाद जूल एक ऐसा मात्रक है जिसमें कार्य ऊर्जा दोनों राशियों को व्यक्त किया जाता है। और मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेक किसका मात्रक, मेक गति का एक मात्रक है। आप यहां लिख सकते हैं मेक किसका मात्रक है, मेक गति का मात्रक है। मेक किसका मात्रक है, गति का मात्रक है। याद रखना है आपको। यहां पर इसमें क्या किया जाता है, रॉकेट, जेट, यानों आदि की गति को व्यक्त किया जाता है। रॉकेट की कितनी गति है, रॉकेट की गति को व्यक्त किया जाता है। जो जेट विमान होते हैं, जेट विमान, उनको व्यक्त किया जाता है। और आप याद रख सकते हैं कि 1 मैक बराबर होता है 340.3 मीटर पर सेकंड। 1 मैक बराबर क्या होता है, 340.3 मीटर पर सेकंड। 1 मैक बराबर क्या होता है, 340 मीटर पर सेकंड। 1 मैक बराबर क्या होता है, 340.3 मीटर पर सेकंड। और ये ध्वनि की गति होती है, किसकी गति होती है, ये ध्वनि की गति होती है, ध्वनि की गति। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको यहाँ तक ये बताई है। तो आपको इनको याद रखना है, कैसे आएंगे ये फुट पाउंड सेकंड, कैसे आएंगे मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। तो यहाँ तक भी आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं द्रव्यमान मापन की इकाइयां, यानी द्रव्यमान मापने की इकाइयां जो हैं वो क्या क्या हैं, ध्यान से सुने आप। आपको ये तो पता ही होगा ना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1 क्विंटल में कितने होते हैं, बताओ कितने किलो होते हैं 1 क्विंटल में, 100 किलो होते हैं। और 1 टन में कितने किलो होते हैं, ये भी आपको पता होगा, 1000 किलो होते हैं। अभी हम बात ग्राम की नहीं कर रहे हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं।
क्विंटल की बात करें तो 100 किलोग्राम, 100 को अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 10,000 लगभग 1 लाख आएगा ना। 1000 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 1 लाख आएगा। और 1 टन में 1000 किलो, और इसको अगर हम गुणा करें तो शायद 10 लाख आएगा। बात आ रही समझ में? 1 टन में 10 लाख ग्राम होते हैं। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना कि जो मैं आपको ये बता रहा हूं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 चीज, 1 2 3 4 5 6 आप याद रखना। एक डेका का मतलब क्या होता है? डेका का मतलब 10 होता है। डेका का मतलब क्या होता है? आपको ये भी याद रखना, एक डेका कहीं पर भी हो, डेका ग्राम का मतलब होता है 10 ग्राम। मतलब कम से कम क्या है, एक डेका ग्राम का मतलब क्या होता है? 10 ग्राम। ठीक है। और एक हेक्टोग्राम का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम। तो एक हेक्टोग्राम का मतलब क्या हो गया? याद रखना, एक अगर केजी की बात करें, एक केजी की अगर बात करें तो 1000 ग्राम हो रहे ना। और एक हेक्टो में कितने ग्राम हो रहे हैं? 100 ग्राम। एक हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम। एक डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 ग्राम। और आपने ये तो सुना ही होगा, नैनोग्राम का अगर मतलब कभी भी आपसे आ जाए तो 10 की घात 9 होता है। चाहे नैनो सेंटीमीटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, बस इसकी जगह आपको याद रखना है कि नैनो में 9 आता है माइनस में। नैनो का मतलब ही -9 होता है। ठीक है। तो ये आपका स्पेशल केस है, इसको आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। और याद रखना, नैनो का मतलब यहाँ पर 9 है बस। नैनो के बाद पिकोग्राम चलेगा तो घात बढ़ती जाएगी। ठीक है, 3 घात बढ़ जाएंगी। फेम्टोग्राम में 10 की घात 15 ग्राम होती है। अब देखो एन के बाद क्या आ गया? एन से पहले क्या है? एन से पहले है ना एम। एम का मतलब माइक्रोग्राम, तो 3 कम हो जाएंगी, -6। ठीक है। फिर उसके बाद मिली का मतलब क्या है? एमजी। आपने सुना होगा ये टेबलेट कितने एमजी की है? एमजी टेबलेट सुना होगा। तो एमजी को याद रखना है आपको कि एक एमजी में कितना होता है? 10 की घात -3 केजी 3 ग्राम होता है। एक एमजी में 10 की घात -3 ग्राम होता है। बात आ रही समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं एक एमजी बराबर 10 की घात -3 ग्राम है, यहां पर बात कर रहा हूं एक एमजी बराबर क्या है? 10 की घात -3 ग्राम। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3 को 1/10 की घात हम 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 10 की घात 3 1 के बटे में आएगी तो नीचे प्लस की हो जाएगी घात। तो 1/10 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इतने ग्राम है। किसमें? कितने ग्राम है? इतने ग्राम है एक एमजी में। तो याद रखना, तो इसका मतलब अगर 10 की घात 3 को इधर भेजूं मैं तो 10 की घात 3 एमजी हो जाएगी। तो 1 ग्राम में कितने एमजी हुए? 1000 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? 1 ग्राम में 1 ग्राम में कितने एमजी हो जाएंगे? 10 की घात। समझ में आया कैसे हुआ? आप ध्यान से देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक एमजी में 10 की घात 3 ग्राम होते हैं माइनस के। तो 10 की घात -3 जो है ना, वो ग्राम होते हैं कितने? किसमें होते हैं ये बताओ? ये एक एमजी में होते हैं। क्लियर है ना ये बात? और 10 की घात -3 का मतलब क्या होता है? 1/10 की घात 3 होता है, यही होता है ना ग्राम। और 1/10 की घात 3 को अगर मैं यहां से हटा दूं, यहां से हटा दूं, तो मैं 1 को हटाऊं 10 की घात 3 को इधर लगा सकता हूं 10 की घात 3, क्योंकि भाग की चीज गुणा में जाती है। और 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है? ये होता है। तो 1 ग्राम में कितने एमजी हो गए? 1 ग्राम में 1000 एमजी हो गए। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 1 ग्राम की अगर हम बात करें, एमजी कितने होते हैं? 1000 एमजी। 1 ग्राम की बात कर रहे हैं तो कितने एमजी? 1000 एमजी। तो सोचो आप कि 250 एमजी 100 एमजी की टेबलेट देखी आपने। देखो अब कुछ स्पेशल केस है इसके अंदर। एक तो स्पेशल केस ये है, एक स्पेशल केस ये है, 1 पाउंड ये वाला है, और एक चंद्रशेखर सीमा एक ये वाला है। एक परमाणु द्रव्यमान में कितने किलोग्राम होते हैं? 1.66 इंटू 10 की घात -27। याद रखना है 1.66 इंटू 10 की घात -27। एक औंस में कितने ग्राम होते हैं? 28.34 ग्राम। एक औंस में कितने ग्राम होते हैं? 28.34 ग्राम। एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 453.59 ग्राम।
याद रखना एक औंस में कितने होते हैं 28.34 ग्राम और एक पाउंड में 453.59 ग्राम। एक चंद्रशेखर सीमा उसे कहते हैं जो 1.4 होता है सूर्य के द्रव्यमान का गुणा होता है 1.4 गुना, तो 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। तो याद रखना सूर्य का द्रव्यमान अब यहाँ पर 1.4 का भी डबल कर दिया 2.8 हो गया। इसका मतलब क्या है यहाँ पर 10 की घात 30 किलोग्राम होगा सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लंबाई के मापन की। एक फेम्टोमीटर जो होता है ना वो 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। तो यानी यहाँ पर क्या है ग्राम था, यहाँ पर मीटर आ जाएगा। एक को याद कर लो सारे याद हो जाएंगे। 10 की घात -12 मीटर में देखो पिकोमीटर, पिकोग्राम की जगह क्या है -12 है, याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद क्या है एक एंगस्ट्रॉम क्या है 10 की घात -10 मीटर, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, नैनोमीटर। मैंने आपको बताया नैनोग्राम या नैनोमीटर 10 की घात -9 ग्राम। उसके बाद क्या है 10 की घात -6 मीटर किसमें है देखो, एक माइक्रोमीटर में 10 की घात 6 ग्राम। तो 10 की घात 6 यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर क्या है मीटर है, बस इतना फर्क है। 10 की घात -2 मीटर किसमें होता है, एक सेंटीमीटर में। देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 10 की घात 2 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखना, 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो मीटर में किसका भाग लगेगा, 10 की घात -2 हो जाएंगे नीचे जाकर, मतलब प्लस की 2 होंगी तो ऊपर जाके 10 की घात -2 हो जाएंगे ना। नहीं बेटी बात समझ में, 10 की घात -2 मीटर, समझ में आ रही बात। उसके बाद बात करते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 10 की घात 3 मीटर, सिंपल है। एक मील को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक मील में 1760 गज होते हैं, 1.6 किलोमीटर होते हैं और 1609 मीटर होते हैं। याद रखना 1.6 किलोमीटर, याद रखना 1.6 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो किसका भाग दोगे, 1000 का, यानी लगभग कितना आएगा 1600 के आसपास आएगा। लेकिन यहाँ 1609 मीटर, 9 थोड़ा ज्यादा है, 1760 गज। एक मील में 1760 गज होते हैं, यानी 1.6 किलोमीटर में 1760 गज होते हैं। बात आ रही समझ में, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। ठीक है, एक मील क्या होता है 1760 गज होते हैं, 1.6 किलोमीटर होता है 1609 मीटर होता है, और एक टेरोमीटर में कितना होता है 10 की घात 12 मीटर होता है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद लंबी दूरियों के मात्रक, प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.467 इंटू 10 की घात 15 मीटर। खगोलीय मात्रक होता है 1.495 इंटू 10 की घात 11 मीटर। पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या कह सकते हैं 3.083 इंटू 10 की घात 16 मीटर। उसके बाद बात करते हैं समय के मात्रक की। एक चंद्रयान मास में 28 दिन होते हैं, एक सौर मास में 30 या 31 दिन होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। 28 दिन का मतलब समझ में आ गया, सौर मास का मतलब भी आपको समझ में आ गया। एक साल में जो चंद्रयान मास होते हैं वो 13 होते हैं और प्लस में 1 दिन होता है। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो जो बातें मैंने आपको बताई ये सारी बातें आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।